क्लास शुरू करते हैं। मेरिट्स डिमेरिट्स दिख रहे थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के। मैं आप लोगों को बोलते जाऊंगी, आप लिखते जाएंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है? पहले मेरिट्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि इसका जो बेस है वो बहुत वाइडर है, क्योंकि इसमें सब कवर्ड है, हर किसी को उतना ही टैक्स पे करना पड़ता है। कोई रिच है या पुअर है, अगर कोई बिस्किट लेने जा रहा है सपोज उस पे 18% टैक्स लग रहा है, तो रिच को भी उतना ही पे करना है, पुअर को भी उतना पे करना है। तो इसका बेस जो हुआ वो बहुत वाइडर हुआ। वहीं अगर हम डायरेक्ट टैक्स में देखें तो उसका बेस बहुत नैरो था, क्योंकि 7.5 लाख तक तो कुछ टैक्स पे ही नहीं करना होता, तो उसका बेस बहुत नैरो था। इसका वाइड है, कन्वीनियंट है ये इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना। सामान अगर खरीदने जा रहे हैं तो उसमें तो हाइड नहीं कर सकते कि आप इतना टैक्स मत लो या ये सब चीजें, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दी या इनकम कम बता दी, प्रॉफिट कम बता दिया, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है, तो ये कन्वीनियंट है कलेक्ट करना। और जो हार्मफुल चीजें हैं जैसे टोबैको, सिगरेट, उन पे अगर हायर टैक्स लगाया जाए तो उसकी कंजम्पशन डिक्रीज होगी। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि ये डिक्रीज कर सकता है हार्मफुल कंजम्पशन को बाय इम्पोजिंग हायर टैक्सेस। अल्कोहल, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब पे। क्या नारी क्या नारी के लिखो मेरी आवाज क्लियर है? এটাও লিখতে লাগবে। স্যার ক্লাস করতেছে, যা আছে সব লেখাতে তো। যা আছে সব कि ये रिग्रेसिव है नेचर में। प्रॉब्लम करते को इक्वल ही टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का डीमेरिट में लिखेंगे कि ये रिग्रेसिव है नेचर में। तो जो पुअर लोग हैं उनकी इनकम का ज्यादा पोर्शन इस टैक्स में जा रहा है कंपैरेटिवली रिच पर्सन के। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये पॉइंट नहीं समझ में आया? मैंने आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स में लिखवाया था कि इट प्रमोट्स सिविक कॉन्शियसनेस, लिखवाया था। तो इसके डीमेरिट में लिखेंगे कि ये सिविक कॉन्शियसनेस प्रमोट नहीं करता, क्योंकि डायरेक्ट पिंच टैक्स का नहीं लगता। हम बिस्किट पे अगर लेने जा रहे हैं तो हम उस पर डायरेक्ट नहीं देखते कि अच्छा इस पे 5% है या 18% है या 28%, कितना परसेंट, या कोई सामान लेने जा रहे हैं तो हमें डायरेक्टली नहीं लगता, क्योंकि हम डायरेक्टली पे नहीं कर रहे। वहीं अगर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स को देखें तो वो हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं।
तो जब मैंने रोड्स का जैसे एग्जांपल लिया था कि अगर कहीं रोड नहीं बनी हुई है तो हम ये नहीं बोलते कि मैंने तो एक बिस्किट खरीदा था, देखो कैसे रोड बनी हुई है, उस पर टैक्स तो इतना लगा था, नहीं बोलते ना। तो डायरेक्ट टैक्स का जो बेनिफिट जो मेरिट्स में हमें लिखा था वो था कि प्रमोट करता है सिविक कॉन्शियसनेस, और इनडायरेक्ट टैक्स का डीमेरिट में आ जाएगा ये सेम पॉइंट, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से उसकी डिमांड डिक्रीज हो सकती है, तो ये एक अनसर्टेनिटी लेकर आता है, ठीक है। ये नहीं पता होता कि कितना गवर्नमेंट अर्न करेगी, कितने प्रोडक्ट की डिमांड होगी, कितना सप्लाई करना चाहिए, तो अनसर्टेनिटी बहुत रहती है इसमें। अब हम थोड़ा भी पढ़ेंगे आगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाता है जीएसटी पे, वो कैसे वर्क करता है ये सब कुछ हम समझेंगे। अगर वो ना दिया जाए तो करप्शन, टैक्स इवेजन, इन सब के चांसेस रहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तो ये डिमेरिट्स में लिखेंगे। अभी आप लिख लो क्या क्या होता है ये सब हम समझेंगे। এরকম দেখ না, এরকম এমন ছিল না, এই যে 8 না 8 পাস না 8 এমন এই দিক দিয়ে শুরু কর, এই দিক দিয়ে শুরু করা লাগে, এই দিক দিয়ে শুরু করতে, এটা ফার্স্ট না এটা না, হ্যাঁ এই দিক দিয়ে শুরু করা লাগে, তারপরে কোন আসলে 2 আর 3 কত হয়, 2 আর 3 এরকম 6 আর 7 2 আর 3 5 আমার ভালো লাগে না রে, এই খাত দিয়ে লিখলে আমার হয় না, এরকম লিখলে যদি ভালো হবে। আমি এগুলো পেন্সিল करे एक टैक्स है Gregorian tax। इकोनॉमिस्ट थे आर्थर सी जिन्होंने ये टैक्स प्रपोज किया था। गोरा उल्टा लिखिसलो স্যার 3 বার এ বলে না 1 মাস পড়বে। ये टैक्स किस पे लगता है? सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक सीमेंट की कंपनी है, वहां से काफी पोल्यूशन निकल रहा है, इसमें जो लेबर्स हैं, जो कंज्यूमर्स वगैरह हैं इसके, उन सबको तो चलो कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ चीज मिल रही है, जा रही है, जो भी चीजें, लेकिन जो इस फैक्ट्री के आसपास जो और इसके अलावा वर्कर्स होंगे, जो घर होंगे, जो हाउस होल्ड यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे, और कंपनीज होंगी, उनको पॉल्यूशन का नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से, है ना। तो जिन लोगों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये उसकी वजह से उनको कुछ नहीं मिल रहा, बट टैक्स एक्स्ट्रा लग रहा है ऐसी इंडस्ट्रीज पे, ऐसी फैक्ट्रीज पे जो ऐसे नेगेटिव जिसकी वजह से कुछ लोगों को नुकसान पहुंचे, पॉल्यूशन या किसी भी रिलेटेड चीजों पे। जैसे आप देखेंगे अल्कोहल पे टैक्स, टोबैको, इन सब पे थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है। पेट्रोलियम, टोबैको, इन सब चीजों पे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जयश्री, मैं क्या बता रही हूँ? जी मैम, बट थोड़ी सी वॉइस क्रैक हो रही है। अभी भी हो रही है क्या? समझ में आ गया ना ये कॉन्सेप्ट? मैं नहीं कैंसिल कर सकती आज।
अगर मैनेजेबल है तो कंटिन्यू कर लेते हैं। मैनेज हो पाएगा? मनन, आयुषी, मयूरी, जयश्री उदय হয় जी हो जाएगा ना मैनेज? कहीं अगर ना समझ में आए तो रिपीट करूंगी या लिख दूंगी, आप बता देना, ठीक है? মনোহর সূর্যর দেউটি আছে अब कस्टम ड्यूटी क्या होती है? আমার দেশ 6 ঋতু গাছ कस्टम ड्यूटी ये आती है अंडर कस्टम एक्ट 1962। किस पे लगती है? ऑन imports and exports of goods and services। হিমালয় অপূর্ব সুন্দর উঠালে বেলি উদয় হয় ঠাইখন উজ্জ্বল দেউটি আছে मोर आई चिनाही। ठीक है, আমার দেশ इस पे भी सेस और सरचार्ज लगता है। गोसुनी आलपुर হয় 2018 में जो बजट आया था उन्होंने उस पे 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता था, का इंट्रोड्यूस किया था कस्टम ड्यूटी। इसके ऊपर 10% और सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑन इम्पोर्टेड आइटम्स। উঠালে বেলি উদয় হয় উঠালে বেলি উদয় হয় নাইলে বেলি উদয় হয় মার্কে এন্ড টমি ঠাইখন বয় মনোহর ঠাইখন फिर 2021 में कहा सोशल वेलफेयर सरचार्ज गोल्ड और सिल्वर पे नहीं लगेगा, लेकिन इन पे डेवलपमेंट सेस जो पहले भी लगता था, इससे पहले वो कंटिन्यू रहेगा। वो क्या रहा था? ये और ये डबल बर्डन पड़ रहा था कंज्यूमर्स पे। इसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर पे 2021 के सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता, लेकिन डेवलपमेंट सेस लगता है। ठीक है, अच्छा, जब डबल बर्डन बढ़ रहा था तो लोग क्या करते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स हो गया था, तो स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, इन सब की बहुत ज्यादा ये चीजें हो रही थी, तो इस वजह से भी हटाया गया था। ठीक है, फिर बजट 2020 में हेल्थ सेस इस पे लगने लगा 5% कस्टम ड्यूटी पे। सरचार्ज तो लगता ही है। ये था हेल्थ सेस मेडिकल डिवाइसेस पे। ठीक है, और ये यूज होता था अमाउंट जो आयुष्मान भारत की स्कीम्स हैं उनपे, उनमें जो हमने PMJ वगैरह पढ़ी थी। ठीक है, एक है एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ऑन कस्टम्स एंड एक्साइज। बजट 2021 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। ये एप्लीकेबल होगा
সূর্যৰ দেউতি আছে স্যার 5 তারিখ আমার না দেখে লিখবা আমার আই চিনাহি আমার দেশ 2.5% पर लीटर, मतलब ऐसे इसमें टैक्स लगेगा। और डीजल पे 4 पर लीटर। আলফুল টাকো আগে আলফুল আমি উল্টা পাল্টা ধরছি কিন্তু 5 पर लीटर 4 पर लीटर, ठीक है, क्लियर है? ওই স্যার কই দে না গো স্যার আমি এমন করতেছি আলফুল মান খারাপ দেখো আজ আমার আলফুল মুখস্থ আছে जो सेस है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, ये और किस किस चीज पे एप्लीकेबल होगा? कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड, सिल्वर, अल्कोहलिक बेवरेजेस, স্যার আমাকে एडिबल ऑयल्स, আমি উল্টা কনজিউমার এটা হবে কনজিউমার আমি कुछ উল্টা পাল্টা फ्रूट्स, তুই লাইন ধরে পর যাতে তুই কল 3 বার 5টা লিখবি না স্যার আমাকে একবার ধরো আমি বানানগুলো মুখস্থ স্যার আমি যদি সাইকেলটা না ছুঁয়ে আসি কাকার কাছে পরে গাড়ি খামু যে দেখো কও लिखा इतना सर्टेन पल्सेस, नेक्स्ट सेंटेंस कॉटन, टेबल यूरिया, সাইকেল আবার কেন বলছিস তুই হাইটা উইন फर्टिलाइजर। তাড়াতাড়ি তুই আসমু স্যার क्लिप ये जो सेस जो मैंने अब बताई हैं चीजें, ये वेरी कर सकता है 1.5% से 100% तक हो सकता है सेस, मतलब डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। ग्लास ग्रुप ग्रुप yellow and chicken fish নাই তো এখানে যে গোল চিন দিছি ওখানে বাইক করেছিলাম মানে ठीक है, टोल पे और वाभा डीजल, like an computer screen देखो ही नहीं हुआ यूनियन देखा तो सारे तो बाधा किसे वाभा और स्टेट। এখান থেকে পড়তে কই না এখানে 6টা বানানি यहाँ लगता है পাঁচটা লাগছে পাঁচটা बेसिक एक्साइज কাকার কাছে নালে গাড়ি খামু 1.40 रुपीस তোরে তো प्लस লাগে লেট स्पेशल হাইটা আসতি তাও তো एडिशनल অনেক রে एक्साइज रुपीस 11 प्लस 18 रोड पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस পড়ো प्लस 2.50 আমার কথা কবি মাসাতে আসবে দেন एग्रीकल्चर, টাইম টাইম जो भी हमने देखा ना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस एंड डेवलपमेंट सेस, যেমন 5 হাতে 13 13 তে হাতে না আর 9 কত হয় ठीक है। এখন বর কত 17 আর হাতে আছে যদি আগে কোনো কোরা লাগে তাহলে ডাইরেক্ট আটক লিখো। स्टेट लेती है वैट হিমালয় অপূর্ব रुपीस 20 पर लीटर। এখন বুঝিছে হিমালয় অপূর্ব সুন্দর উদয় পূব ফালে বেলি উদয় হয় মনোহর क्लियर है इतना? ঠাইকন বর डीजल पे মনোহর बेसिक জেউতি एक्साइज 1.80 সূর্যর Plus জেউতি আছে स्पेशल চিনাহি एडिशनल মর আই চিনাহি सेस रुपीस 18 মানব प्लस আমার দেশ 18 হয় रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस গছ গছনি प्लस 4 AITC। অপূর্ব হিমালয় অপূর্ব সুন্দর উদয়
উফালে বেলি উদয় হয় মনোহর ঠাইখন বৰ মনোহর আছে চিনাহি আমার चिनाही एमोर आई चिना इतना लिख लिया सबने? तो प्रैक्टिस स्टेट इसमें वैट लेती है @15 पर लीटर। ठीक है, अगर टोटल करें यूनियन और स्टेट को तो ये हो गया 135% टैक्सेस ऑन बेस प्राइस। ठीक है, और ये हो गया 116% टैक्सेस ऑन बेस प्राइस। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है ये मैं भारत का बता रही हूँ। अगर हम कनाडा का देखें तो ये 15 to 30% है, और यूएसए का देखें तो ये 15% है। ठीक है, समझ में आया? উফালে বেলি উদয় হয় উফালে বেলি উদয় হয় মনোহর ये जो टॉपिक है ये शायद ही कोई इंस्टीट्यूट में करवाता होगा या कोई इतना डिटेल में पढ़ाएगा। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद चेक किया था ये। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, स्पेशल एडिशनल एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप लोगों को अपने नोट्स में लिख लीजिए। जो ये बेसिक एक्सरसाइज है ये तो फाइनेंस कमीशन बोल सकती है कि स्टेट में कितना शेयर करना है, लेकिन जो ये स्पेशल एडिशनल सेस वगैरह है ये फाइनेंस कमीशन नहीं बता सकती। ये गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है कि उन्हें देना है या किसी स्कीम्स में देना है, मतलब फाइनेंस कमीशन इसके रिलेटेड कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है, क्लियर है? अब भारत में 135% ये टैक्सेस लग रहा है बेस प्राइस पे, 116% लग रहा है, बाकी कंट्रीज में इतना कम लग रहा है। उसका पॉइंट ये एक गवर्नमेंट देती है कि 2014 से पहले जो भी गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा स्कीम्स और फ्रीवीज ये सब बहुत देती थी, और दूसरा मतलब ऐसी चीजें बहुत लोगों को प्रोवाइड की जाती थी जिसकी वजह से बर्डन बहुत है, आज भी पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो इस वजह से हम टैक्सेस रिड्यूस नहीं कर सकते। और दूसरा ये रीजन दिया था कि कोविड के टाइम पे डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन बहुत कम हो गई थी, तो उसका भी जो लॉस है वो रिकवर करना है, इस वजह से भी ये टैक्सेस कम नहीं किए जा सकते। ठीक है, मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। इतना कैसा सबको कोई पॉइंट जो रिपीट करना है? আমার দেশ ছয় ঋতু গছ গছনি अब ऑडिबल हूँ मैं? यहाँ पे भी वॉइस कर दिया है, वाईफाई का इशू बहुत हो रहा है।
চেনাহি চেনাহি তো অঙ্ক খাতাতে অঙ্ক দিয়ে দেবে মোর আইট নাই উদয় উদয় তো খুব ফালে বেলি উদয় হয় আলফুল আলফুল আমার দেশত 6 ঋতু গছ গছনি আলফুল হয় জেউতি बता प्लीज चलो वॉइस अब क्लियर है मेंटल आयुषी जयश्री आयुषी आ गई मैम बीच में प्लीज थोड़ा सा इसको आज কি প্রবলেম कर लो না তুই না तो मैनेज वाईफाई का बहुत इशू है তিনটা করা লাগবে চারিটা ডিম তিনটা চারিটা পাঁচটা ছয়টা যেটা না পাই এটা बजट 2020 পুরা লাগবে উপায় নাই এটা কেমন লেখা ওইটাই আমি সারা বাইরে কই আনে না কেরা হয় নাই ভাল করে পড়া উল্টা পড়লা কোবা লাগছিস তুই ফার্স্ট থেকে ধরি মারে উল্টা উল্টা সব পড়া রাস্তা খালি হুজ্জোটা লাগে তুমি তাইলে কি হইছে তোর तो ये मैं स्क्रीन पे कुछ लिख नहीं पा रही हूँ स्क्रीन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है যেমন আর তিন কত হয় এতে লিখ बजट তারপর হাতে রাখবি হাতে अभी भी क्रैक हो रही है রাখবি আর যদি হাতে থাকে আগে সাথে যোগ করবি এবার বুঝছিস मैं फिर फोन से ही ज्वाइन कर लेती हूँ ठीक है রাস্তা ঘাট দলন ডিসিপ্লিন লাগে টেলিভিশন পেতেছি এটা হইছে 1 2 3 4 और टेबल बना मेरे को ना क्या है दुईटा खाली लागे टेलीविजन ए बी एल ई progress टेलीविजन ए टीवी ए discipline not the television टास्क तो आज कंप्लीट करनी है ये वाली रा की कैसे लेकिन मैं अब लिख नहीं पाऊंगी कुछ भी मैं बोलते जाऊंगी आप लोग लिखते जाइए कहाँ पे पहुंच गए थे हम अच्छा हाँ like a book अच्छा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमें रिड्यूस करना है ये सब कुछ सबको पता होगा एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हो पेट्रोल के साथ ये आप लोगों ने सुना होगा तो बजट 2022 में ये अनाउंस किया एक और टैक्स ताकि ऑयल रिफाइनरीज जो है वो इस टारगेट को कंप्लीट कर सके এটা কি আমি না ওই যে ওইখানে লেখা কইছিল আমার ভিডিও আছে না ভিডিওতে সব দেখো जो हमने पढ़ा ना एडिशनल है एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी अगर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है तो उस पे ये नहीं लगेगी 0 रुपीस और अगर अनब्लेंडेड है तो 2 रुपीस पर लीटर ये भी लगेगा इंटरव्यू जॉब না কিসে কি চাকরি यूपीएससी মানে আইপিএস পুলিশ অফিসার বড় বড় অফিসার যাইছে আইপিএস আচ্ছা আইপিএস পড়া লাগবে না বলবো খুবই আলু হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে সায়েন্স পড়া লাগে হইছে যেটা ठीक है খবর ওইটা ওটা পড়া লাগবে দেখ করো দেখি
8 3 11 না যে বড় বড় আমার এদিক থেকে এদিক দিয়ে বাইরে যায় हां ठीक है ऐसे पढ़ो इतना लिख लिया। अब एक है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स skin waves are Yes, next to the like and book but ये लगता है पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट पर। आर्मी होइला परे सही तो आ जामु अभी सही टुटी चाहिए तासे माने यूपीएस ऑफिसर हमु थाना मध्ये थाकमु जब किसी को अनएक्सपेक्टेडली लार्ज प्रॉफिट होता है ये तब लगता है। इससे होता क्या है, सपोज कोई इंडियन रिफाइनरी है वो एक्सपोर्ट कर रही है ज्यादा क्वांटिटी में फॉरेन नेशंस में, उससे क्या होगा भारत में सप्लाई कम हो जाएगी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा। तो उसको रोकने के लिए ताकि ऐसा ना करे कोई भी रिफाइनरी कंपनी, ये विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है कि कोई प्रॉफिट तो होना नहीं है अगर एक्सपोर्ट भी करेंगे तो, क्योंकि टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि वो भारत में ही रखें उसको, इस वजह से ये टैक्स लगाया जाता है। हमको स्कूल दिया कि किनिया के सुना 10 क्लास থেকে 9 क्लास আজকে এরকম করে টাইমটা যাবো এটা আমার কলম না हां न्यूज़पेपर वगैरह में ये वर्ड दिया होता है विंडफॉल टैक्स। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं लास्ट 1-2 साल से तो आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, ठीक है। 2022 जुलाई में गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी किस पे, ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल। ये था 6 रुपीज पर लीटर और डीजल पे 12 रुपीज पर लीटर। अपूर्व हिमालय अपूर्व सुंदर चेन्नई माने चेन्नई मोर आई चिनाही मैगी मोर आई चिनाही टॉमी इवेन यार इवेन and 19 years old উদয় তো খুব ভালে বেহি উদয় হয় মনোহর ইন হাই ডায়েরি মনোহর তো कितना लिख लिया सबने? पर होने 1970 से लेके 2002 तक 1970 से 2002 मिनिस्टर जो ये पेट्रोल और अब हम देख रहे हैं कि ये पेट्रोल और डीजल का प्राइस कैसे देखा जाता है, कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इस टॉपिक का नाम है डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग सिस्टम। हिमालय पर्वत ठीक है, हिमालय अपूर्व सुंदर 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 1970 से 2002 तक जो था वो था एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती थी पेट्रोल का प्राइस, फ्यूल का प्राइस। जय हो जय हो जय हो ना जय हो हिमालय अपूर्व सुंदर हिमालय
सपोज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो पेट्रोल दे रही है वो 100 रुपीज पर लीटर पे दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि आपको जो पब्लिक तक लेके जाना है वो 80 या 90 तक लेके जाना है। सपोज 90 मान लेते हैं, तो जो 10 रुपीज का लॉस है वो गवर्नमेंट पेट्रोलियम जो कंपनीज होती थी, एग्जाम्पल भारत पेट्रोलियम, तो जो 10 रुपीज है वो 10 रुपीज सब्सिडी प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट उन पेट्रोलियम कंपनीज को। समझ में आया? एक मार्केट है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है एक जगह पे, दूसरी जगह पे वो जो हम तक पेट्रोल पहुंचाते हैं, जैसे मान लो भारत पेट्रोलियम। थर्ड गवर्नमेंट क्या करती थी, सपोज ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने डिसाइड किया कि 100 रुपीज पर लीटर पेट्रोल हम देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, आपको पब्लिक तक, मतलब जो भारत पेट्रोलियम का हमने एग्जांपल लिया, उनको पब्लिक तक 90 रुपीज में देना है। तो जो 10 रुपीज का लॉस है उसको एज अ सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी भारत पेट्रोलियम को। आगे समझ? ये मैकेनिज्म 1970 से 2002 तक चलता था। फिर 2002 से 14 तक ये सब्सिडी बर्डन को रिड्यूस करने के लिए तो देखिए हाँ, गवर्नमेंट इवेंचुअली डी कंट्रोल करने लग गई प्राइस को। मतलब अब कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो धीरे धीरे इसको रिड्यूस करती चली गई। अगर पीछे क्लास में आपके कोई कजिन्स या फ्रेंड्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप कहीं और बैठ सकते हैं। आयुषी वाला आपकी बात नहीं कर रही, जिसकी बात कर रही हूँ वो समझ गए। उनकी हाय हेलो सब मैं देख चुकी थी आपके कैमरा ऑफ करने से पहले। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डिसाइड करती हैं पेट्रोल डीजल का प्राइस डेली बेसिस पे इंटरनेशनल प्राइस के बेसिस पे ये डिसाइड होता है। ठीक है, और इसका जो वर्ड है वो है ट्रेड पैरिटी प्राइस, TPP। ठीक है, मैम 14 के बाद से ना कंटिन्यूअसली यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करते रहते हैं टैक्सेस पेट्रोल और डीजल पे, और ये कॉमन मैन हम लोगों के लिए एक्सपेंसिव ही रहता है, चाहे बेसिक प्राइस जो भी हो। मैंने हम लोगों को बताया कि 70 से 2002 तक वो एज अ सब्सिडी प्रोवाइड करती थी। उसमें भी क्या होता था, डायरेक्ट कैश नहीं जाता था, बॉन्ड इशू करती थी। ठीक है, बॉन्ड में क्या होता था, गवर्नमेंट ने क्या कहा, हमारे पास आपको पे करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आप हमसे बॉन्ड ले लो और धीरे 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 हम आपको, जैसे बॉन्ड का हमने पढ़ा था, बिल्कुल ये सेम वैसे ही वर्क करेगा और हम बाय द टाइम हम आपको ये पैसे पे करते रहेंगे। लेकिन उसका बर्डन अब की गवर्नमेंट पे पड़ता है, समझे? क्योंकि बॉन्ड दे दिया, उस टाइम तो पैसे थे नहीं, तो पैसे तो दिए नहीं। अब जो पेट्रोलियम कंपनीज है, जैसे हमने भारत पेट्रोलियम का एग्जांपल लिया, वो बॉन्ड लेके गवर्नमेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इसलिए जो फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमी, उन्होंने कहा कि हम एक्साइज ड्यूटी सेस ये सब चीजें कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उन बॉन्ड के लिए भी पे करना है अभी, जो पुरानी गवर्नमेंट ने किया। ठीक है,
বেশি না চুপ করে থাকতে না এখানে মিটিং গেল না স্যারকে ধমকে দিছে খেলাধুলা করতে আসছে ওই চুপ করে থাকবে মানুষ কি দেখ আমি পড়ি তাও ভালো ভদ্র সব জায়গায় নিজের অসভ্যটা সেটা প্রমাণ করিস না হিমালয় অপূর্ব সুন্দর 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 हिमालय इतना लिख लिया सबने? अब है मिनरल्स पर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। मिनरल्स पर टैक्स नहीं रॉयल्टी लगती है कुछ जब हम माइनिंग वगैरह करते हैं ना तब। तो जो रॉयल्टी है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का लैंड है। उस पे जीएसटी भी लगता है जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लेते हैं। उस पे एक्स्ट्रा सेस और टैक्स भी लगता है कि लैंड दिया गया आपको माइनिंग के लिए इस वजह से। तो रॉयल्टी टैक्स नहीं है, ये याद रखना। स्पेलिंग क्या होगी? स्पेलिंग ROYALTY। ठीक है। मैंने आपको बताया रॉयल्टी टैक्स नहीं है, ये पे करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को क्योंकि लैंड स्टेट गवर्नमेंट का है। ये एक जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ पे करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है, कॉन्ट्रैक्चुअल कंसिडरेशन है, ये टैक्स नहीं है जो माइनिंग कंपनी पे करती है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों को बताया रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, जीएसटी पे करना पड़ता है जो यूनियन और स्टेट पे जाता है, एक्स्ट्रा सेस पे करना पड़ता है। तो बहुत सारे टैक्सेस हो रखे हैं। तो जो माइनिंग कंपनीज हैं, जो ओनर्स हैं, वो हमेशा उनको लॉस रहता था कि काफी सारे टैक्स हैं और कोई भी अपना टैक्स कम करने को रेडी नहीं है। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप टैक्सेस इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट 12 इयर्स तक आप टैक्सेस पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तो जो पेंडिंग टैक्सेस हैं 2005 से 24 तक, उन कंपनीज को कहा गया कि आप नेक्स्ट 12 इयर्स में इंस्टॉलमेंट्स में टैक्सेस पे कर सकते हैं। ठीक है, अब है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस। ये अर्बन लोकल बॉडीज लेती हैं एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ठीक है, इनका कोई स्पेसिफाइड रेट नहीं है कि इतना ही परसेंट लेना है या इतना लेना है। यूजुअली 30 to 50 रुपीज पर मंथ लिया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस अर्बन लोकल बॉडीज लेती हैं। অপূর্ব 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 তো না হিমালয় অপূর্ব সুন্দর হিমালয় অপূর্ব সুন্দর किससे लेती है मैम? कंपनी जो वहाँ पर रह रहे हैं
लोग सब पे लगता है, कंपनीज पे भी, सब हर कोई देता है। एक एरिया में जितने लोग उस एरिया को यूज कर रहे हैं उन सभी पे लगता है ये टैक्स, ठीक है। कौन लेता है इसको? अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। তোর চাকরি সর্বোচ্চ গায়ত্রী ঠাকুর শনি ঠাকুর এই শুনিয়ে আসো। ठीक है, ये आप लिखते जाएंगे, मैं लिख नहीं पाऊंगी, अदरवाइज इसको लिख के ज्यादा अच्छे से समझा पाती, बट आप लोग अपने नोट्स में लिखेंगे। सपोज कोई कोचिंग है और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बाय किया चॉक डस्टर वगैरह, ठीक है, और 1000 रुपीज पे किए। इसको एग्जाम्पल में लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। और जिससे बाय किया उसको 10% टैक्स भी पे किया। 100 रुपीज। अब जो कोचिंग वाला है वो कुछ ऐसा भी सोच के रखेगा कि मेरा सारी कॉस्ट हटाने के बाद जो प्रॉफिट होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, कुछ अमाउंट। एग्जाम्पल 400 रुपीज उसने सोचा मेरा प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो प्रॉफिट जो उसने एज्यूम किया वो लिखेंगे प्रॉफिट 400 रुपीज। ठीक है, तो अब उसका सेलिंग प्राइस मतलब जो सर्विस वो प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को वो क्या हुआ, 1000 जो चॉक और डस्टर का था प्लस 10% टैक्स 100 रुपीज प्लस 400 रुपीज उसका प्रॉफिट। कितना हुआ ये? कितना हुआ ये? 1500। तो ये तो पहले लगता था एक्साइज सेल्स टैक्स सिस्टम जब था, ठीक है। लेकिन जीएसटी के बाद अब इनपुट टैक्स जो मैंने आप लोगों को बताया था ना मिलता है, वो उसको हम समझेंगे। उसमें क्या होगा, जो ये 10% टैक्स पे किया है उसने 100 रुपीज, वो 0 हो जाएगा। कैसे होगा ये हम समझेंगे अभी, ठीक है। करो जेटा चुपचाप करो। तो अब ये अमाउंट कितना हुआ? 1400, सोनाली, ठीक है। इतना हो गया क्लियर? कोचिंग फीस पे जो भी कोचिंग फीस स्टूडेंट पे करेगा उस पे 10% टैक्स लग रहा है। तो पहले 1500 का 10% हो गया 150 और जीएसटी के बाद ये हो गया 140। तो स्टूडेंट को पहले कितना पे करना पड़ रहा था? 1650। कैसे? 1500 प्लस 150 और अब 1540। तो जो ये 110 का डिफरेंस आ रहा है ये है कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स।
দেন মুখস্থ কর। पर আমি यूपीएस এর সে দিব না इंटरव्यू ठीक है, तो कास्केडिंग इफेक्ट क्या है? ইন্টারভিউ দেওয়ার কথা ভাবতেছে এখন। আচ্ছা চুপটা আগে এটা কর তারপর ইন্টারভিউ ভাবি। कास्केडिंग इफेक्ट क्या है? চিন্তা কর হবে পাবি কি না ওটাই তো এখন মেট্রিক কি দেয় না Tax contacts. वो मैं भी करूंगी कोशिश এ ছোটনে আমি ফ্রেন্ড দেখো না ছোটনে বালু দেয় সোনালি আমি এখানে আসি तो जो पहले था जीएसटी से पहले, उसमें टैक्स इवेजन और ब्लैक मनी का स्कोप बहुत ज्यादा था। बिफोर লাঠি লাগে ফটাফট করো। দেখো না সারা সবার ঠেঙ্গা করে বালু ওর কাকি যে আমার ঠেঙ্গা কি করিয়েছি ও চুপ और काकी ना काकी कौन दिलाइलो आई विल बी द बेस्ट अब उसी एग्जाम्पल पे आते हैं। जो जिस शॉप ने আমার দুইটা चौक डस्टर सेल किया, फैक्ट्री क्या बोलेगी? जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने वो लिया चौक डस्टर, वो क्या बोलेगा? मुझे बिल चाहिए, मुझे तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा गवर्नमेंट से। ठीक है, पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं था तो लोग बिल भी डिमांड नहीं करते थे। बिल नहीं मांगते तो फिर क्या होगा? टैक्स इवेजन, ब्लैक मनी। ठीक है, अब आगे समझते हैं। इतना पहले लिखो नोट्स में। not multi head inverted able before that had that अब जो बायर ने एक बार टैक्स पे कर दिया, ठीक है, दूसरी बार अगर वो कोई चीज खरीदने चाहता है तो उसका वो 100 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट सेव रहेगा। करो करो। जब वो खरीदने जाएगा उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, उसको उस टाइम पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? आयुषी को समझ में नहीं आया? আমরা চারজন ইন্টারভিউ নিতেছি सपोज आयुषी आप करो। गुंडा एक नंबर मैं कोई मुझसे कुछ सामान खरीदने आते हो तो आप मुझसे बिल लेते हो, ठीक है, और उस पे लगता है 28% जीएसटी। सपोज वो है 250 रुपीज, कितना 100 रुपीज एग्जाम्पल ले लेते हैं वो है, ठीक है, तो वो 100 रुपीज अब आपका एक लॉकर जैसा कुछ समझ लो उसमें सेव हो गए। ठीक है, अब दूसरी बार जब आप किसी शॉप पे कुछ और खरीदने गए, वो गवर्नमेंट के पास वो 100 रुपीज सेव हो गए। दूसरी बार जब आप उस चीज को खरीद किसी और भी प्रोडक्ट को खरीदने जाओगे तो आपके पास वो अमाउंट सेव है जीएसटी का 100 रुपीज। क्या आप एक बार इसको पे कर चुके हो तो दूसरी बार जब आप लेने जाते हो तो आप उसमें से उसको क्लेम कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये जीएसटी पे की थी तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए। तो आपको जब दूसरी चीज लेने जाते हो वहां पे जीएसटी पे नहीं करनी पड़ेगी। सपोज आपको वहां पे 100 रुपीज जीएसटी पे करनी थी तो वो 100 यहाँ से कट हो जाएगी। अगर आपको 150 रुपीज जीएसटी पे करनी है तो आपको 50 पे करनी पड़ेगी, 100 पे नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आया समझ? जी मैम। क्या বানাচ্ছে এটা? শানু বানাইছে স্যার। কেন? ওই যে ক্লাস করছো ওই ক্লাস করব। এইটার জন্য তুমি এইটা করব লাগছে। তুমি নষ্ট। এটা শানু। अच्छा, जीएसटी की टाइमलाइन क्या है? 2004 में विनय केलकर टास्क फोर्स ऑन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट ने ये रिकमेंड किया था जीएसटी।
नए खेल का It is now 4:30 फिजिकल p.m. रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM স্যার শুনো তো কিছু কইতে হয় নাকি আমাদের ने रिकमेंड किया था GST। साढ़े 3টা থেকে 5টা क्वेश्चन है। फिर 2006 में जो बजट आया था उसमें अनाउंस किया गया था GST को लॉन्च करने के लिए 2010 से। না স্যার তিনটা কইছিল फिर 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 115th अमेंडमेंट बिल 2011। আমি তো মাছে খাই না ডিম ভাত খাই ডিম ভাত মাংস আমার ডিম খাওয়া যাবে না এ জানি মাংস এটা দেখি GST को इम्प्लीमेंट करने के लिए 115th बिल 115 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ये लैप्स हो गया था 15th लोकसभा के रिजोल्यूशन के साथ साथ। फिर 2014 से 16 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया বাড়ি তুমি না বেশি না हमारे को 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014। कौन सी लोकसभा थी उस टाइम पे? 16th लोकसभा। ठीक है, उसके बाद आया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है, तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? GST। 102nd कौन सा है? मैंने आप लोगों को कहा था 102nd, 3rd, 4th, 5th जितना भी। ठीक है, और 103 कौन सा है? EWS। 104 कौन सा है? अब बताइए 103 तक तो रिजर्वेशन 10 साल और बढ़ाई थी, वॉइस क्लियर नहीं आई। रिजर्वेशन 10 इयर्स और एक्सटेंड करी थी 2030 तक लोकसभा और उसमें। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ आर्टिकल 270 में आता है सेंट्रल GST जो यूनियन गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, CGST ये न्यू डायरेक्ट टैक्स ऑफ यूनियन जिसने रिप्लेस किया था एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स को। ठीक है, ये जो CGST है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यूनियन और स्टेट्स के बीच में जिस तरीके से फाइनेंस कमीशन कहेगी। ठीक है, इतना क्लियर है? आर्टिकल 279A President of India to appoint a constitutional body GST Council headed by Finance Minister। আমি এটাকে যদি কিবা করি সিসি এটাকে যদি ইংলিশ করি मैम हेडेड बाय Finance Minister। फाइनेंस ठीक है, স্যার আমি লিখি लिखो
आर्टिकल 366 आर्टिकल 366 अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको जीएसटी आगे ना चोरन से सबसे आगे की भाई स्कूल कोमाने ठीक है। और 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स became effective। बोलो এই যে সাতটা চোরন ছাড়া শেপ নিছে কি হচ্ছে ठीक है। চোরন ছাড়া যে পর চোরন ছাড়া চোরन और इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह भी यहाँ से शुरू हो गया था। अब जीएसटी काउंसिल में कौन-कौन होता है? यूनियन रिप्रेजेंटेटिव भी 2 होते हैं, यूनियन रिप्रेजेंटेटिव 2 होते हैं और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव 31 होते हैं। यूनियन में फाइनेंस मिनिस्टर जो इसके चेयरमैन होती है, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस यूनियन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और रेवेन्यू, ठीक है। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव में ईच स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर ये नॉमिनेट कर सकते हैं एक मिनिस्टर को इस काउंसिल में। ये कोई भी मिनिस्टर हो सकता है जैसा भी उनको ठीक लगे। इनमें से एक सेलेक्ट होता है वाइस चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। प्राकृतिक परिवेश उपादान ठीक है। जो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसमें वोटिंग पावर है वो है 33% और 67% है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव की वोटिंग पावर। ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यूनियन की तो बहुत कम है वोटिंग पावर, तो कोई भी डिसीजन पास करने के लिए 75% वोट चाहिए होंगे। अब ठीक है, वोटिंग पावर बोर्डिंग बैक, ठीक है। तो ये क्या प्रमोट कर रहा है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये पॉलिटी का कंसेप्ट है, बट वैसे लिख सकते हैं। ठीक है। सपोज 28% जीएसटी लग रहा है तो 14% होगा सेंट्रल जीएसटी, यूनियन के पास जो जाता है, 14% स्टेट के पास जाता है। आउट ऑफ दैट 14% सीजीएसटी, 41% स्टेट्स को जाएगा फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। समझ में आया क्या बोलना चाह रही हूँ? एक बार प्लीज रिपीट कीजिए। ठीक है। जयश्री, सपोज
28 रुपीज जीएसटी है टोटल किसी चीज पे, तो उसमें से जो 14 रुपीज जाएगा वो स्टेट के पास जाएगा और जो 14 रुपीज बाकी जाएगा वो यूनियन के पास जाएगा। जो यूनियन के पास 14 रुपीज गए हैं उसमें से भी 41% स्टेट्स के पास जाएगा, ऐसा फाइनेंस कमीशन ने कहा है। ठीक है, अभी जो फाइनेंस कमीशन है वो कब तक है? 2026। ठीक है, अच्छा कोरम जो है वो 50% है। करेक्ट है। कोरम पता है ना? অপূর্ব অন্যটা করে আলা। হ্যাঁ তো বাচ্চা আমার এই তোরে বাচ্চা আমার ওই কমা চাইছিল স্যার এটা তো লেখা দেয় নাই। অন্যটা কোন যেটা আছে লক্ষ্য আগে প্রশ্ন উত্তর সব হইছে না? ওদিকেটা হইছে, পাঁচটা হইছে প্রশ্ন উত্তর হইছে? হ্যাঁ হইছে, আমি ধরি কবি কোন ঠাইত অৰুণ উদয় হয় বুলি উল্লেখ কৰিছে? উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অৰুণ উদয় হয় বুলি উল্লেখ কৰিছে। जो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें आप दो चीजें लिखेंगे। কিহে অসমীয়া আর গাত জ্যোতি চড়ায়? শুক্লা পাটৰ ৰেহা মেখেলাই অসমীয়া আয়ৰ গাত জ্যোতি চড়ায়। দেৱভূমি বুলি কবে কোনখন ঠাইৰ? एक लिखेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। কবিয়ে ভাৰতৰ অৰুণ দেৱভূমি বুলি কবিয়ে ভাৰতৰ কথা কৈছে। और दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई। কবিয়ে অসমীয়া আয়ে কি ঘৰ হাত ধৰি পিন্ধা বুলি কৈছে? কবিয়ে অসমীয়া इंटर स्टेट तो आप समझ ही गए होंगे, जो इंटर स्टेट হাত ধৰি পিন্ধা क्या समझ में आया? কবিতাটোত আমাৰ দেহৰ মুকুট বুলি কাৰ কথা কৈছে? আমাৰ দেহৰ মূৰৰ মুকুট। इसमें यूनियन लेता है सीजीएसटी, स्टेट लेता है एसजीएसटी और यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर यूटी जीएसटी। নিচেরটা ধরছো একটু কইলাম হেড মারি ইভেন্টে টেবুল বুঝছে সোনালি? इंटर स्टेट में आप लिखेंगे यूनियन गवर्नमेंट लेती है आईजीएसटी। ठीक है, ये आईजीएसटी क्या है? ये है सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी या फिर यूनियन टेरिटरी की जीएसटी, जिस भी प्लेस से वो बिलोंग करती है उस अकॉर्डिंगली। ठीक है, स्टेट है तो स्टेट, यूनियन है तो यूनियन, यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब इस आईजीएसटी में से सीजीएसटी जाता है यूनियन के पास और बाकी उस स्टेट पे जाता है जहाँ पे वो डेस्टिनेशन है। मतलब जीएसटी को आप लोगों ने सुना होगा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सपोज कोई कार बनी है गुजरात में, ठीक है, लेकिन वो सेल हुई है दिल्ली में, तो जो उसका टैक्स है वो दिल्ली को मिलेगा, वो गुजरात को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी जो डेस्टिनेशन है, उसका जो बायर है वो दिल्ली में। तो ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दिल्ली को मिलेगा। देखो बारे देखिए समय नष्ट কৰিব লাগছি, বারে দেখিয়া সবাই মার্কেটে ডিউটি আর পায়েল গাল খায় নাই। হ্যাঁ ডিউটি আর পায়েল
বিউটি কে আয় হাস করো আমার নাম যে রাখছে আরো হইছে ওই যে এলা গালি দিবে আর নট মারগি হে সোনালি হ্যাঁ স্যার আমার 3 নাম্বার একটা হইছে অন দিলে ठीक है আমাকে আপ করে দিবে ওটা দেখে ক্লাস নিবা দিবে না एक होता है जीरो रेटेड जीएसटी আপ করে দেখতে দিবে কি টিস্যু পড়া টিস্যু নি পড়া করো স্যার ये अलाउ करता है बिजनेसमैन को कि क्लेम कर सके इनपुट टैक्स क्रेडिट আমি ধরবো আগে দুইটা আরো একটা ফর দিকে উল্টা উল্টা করে ধরবো তো আমি পাবো হইছে মুখস্থ হইছে তো থাই ठीक है दूसरा होता है नॉन जीएसटी सप्लाई इन पे बाकी टैक्सेस लगते हैं কি तो जब जीएसटी लग नहीं रहा तो फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा তো বইত নাই तो ये हुआ नो इनपुट टैक्स क्रेडिट তাহলে जैसे पेट्रोल আর বলে বইত না এই মানুষটাই আউট সোনালি আজকে শাড়ি দিব না আমি সবাইকে শাড়ি দিব সোনালি পরিবার দিব তো মুখস্থ করিস নাই চুপচাপ আছি কত বড় থ্যাঙ্কস অ্যাবাউট দ্যাট কোন থাইরয়েড फिर होता है नील रेटेड जीएसटी করো ठीक है यहाँ पे बिजनेसमैन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता उनको बोलते हैं नील रेटेड जीएसटी तो 0% जीएसटी नो इनपुट टैक्स क्रेडिट কথা কইছে থ্যাঙ্কস অ্যাবাউট হাত ধৰি পিন্ধা বুলি কৈছে ইয়েলো এন্ড চিকেন জ্ঞান জুড়ি হাত ধৰি পিন্ধা বুলি কৈছে স্যার আর পড় না অল্প করে ধরি একবার ডুবে পড়বে তাতে হয়ে গেল ठीक है তো इतना लिखा তারপর আবার ভুলে যাবে কি লাভ আমার শুনো সালাম এই যে अब यूनियन के इनडायरेक्ट তুলে टैक्स মুশকিল আছে কিন্তু আর এই যে সোনালি এই দুইটা করো ठीक है স্যার আমি আর তোমাকে পানিশমেন্ট দেওয়া লাগবে করো তাড়াতাড়ি করো করে এই যে ঘরটা ছাপা করবার দিই আমার সাইট অফ দি হয়ে গেছে और क्या ये जीएसटी से रिप्लेस हुए हैं या नहीं मतलब सीजीएसटी से रिप्लेस हुए हैं या नहीं অঙ্ক হয়ে গেছে অহমিয়া আয়ে গার জিতে तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कस्टम ड्यूटी सेस सरचार्ज ये सब मैंने आप लोगों को बताया था तो फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिक कस्टम ड्यूटी सेस और सरचार्ज इसके ऊपर तो कस्टम ड्यूटी रिप्लेस नहीं हुई है जीएसटी से कस्टम ड्यूटी रिप्लेस नहीं हुई है जीएसटी से कस्टम इम्पोर्टेड गुड्स पे कस्टम ड्यूटी भी लगती है और आईजीएसटी भी लगता है পর্বত অমৃত দ্বারা বইছে বুলি কৈছে पहले চড়াই इतना लिख चुके हैं आप लोग पहले इम्पोर्टेड गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती थी और एजुकेशन से सेस लगता था कितना परसेंट শকুলা পাটর রেহা মেঘালয় অহমিয়া আয়র গার জ্যোতি চড়াই 4%। लेकिन बजट 2018 के बाद 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता करो है কবিয়ে और कस्टम ड्यूटी কোন থাইরয়েড অরুণোদয় হয় বুলি উল্লেখ কৰিছে ठीक है শেষ উত্তর পূব ভারতের অরুণোদয় হয় বুলি উল্লেখ কৰিছে কবিয়ে অমৃত দ্বারা और जो हमने पढ़ा 2020 के बाद 5% सेस लगता है इम्पोर्टेड मेडिकल डिवाइसेस पे একটু মুখস্থ হয় না
গার জ্যোতি চড়াই শুক্লা পাটন না ছটা হইলেও আমি শাড়ি দেব না আর গার জ্যোতি বলছে চড়াই 6টা বাজে শাড়িটা কবে হবে না করিস না বলি কোন ঠায়ন কথা কইছে মুখস্থ না হলে বলি কবিয়ে ভারতের কথা কইছে ठीक है और इम्पोर्ट्स पर एक लगता था स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये भी जीएसटी से रिप्लेस नहीं हुआ, ये आज भी लगता है। जान जुड़ी हाथ होरी पिंडा बोली कइसे स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है? ये इम्पोर्ट्स पर। इम्पोर्ट्स काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये भी इम्पोर्ट्स पर ही लगता है। सोनाली और एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये भी इम्पोर्ट्स पर ही लगता है। इनमें से कुछ भी रिप्लेस नहीं हुआ है। क्लियर है? इसके बारे में आगे और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना अभी आप लोग याद रखेंगे कि ये इम्पोर्ट्स पे लगता है और कुछ भी इसमें से रिप्लेस नहीं हुआ है। क्यों लगाया जाता है ये सब डिटेल बस एक रफ आइडिया दे देती हूँ। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि इम्पोर्ट्स को कम किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा टैक्स इम्पोज करके। ठीक है? जान जुड़ी हाथ होरी पिंडा बोली कइसे सेंट्रल सेल्स टैक्स पहले लगता था। सेंट्रल सेल्स टैक्स पहले लगता था। देखो सेंट्रल सेल्स टैक्स जो था वो मतलब यूनियन इसको लेती थी। ये लगता था इंटर स्टेट आइटम्स जो सेल होते हैं उस पे। मैंने अभी आप लोगों को बताया जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, लेकिन जो ये सेंट्रल सेल्स टैक्स था ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर गुजरात में कोई कार मैन्युफैक्चर हुई है लेकिन सेल अगर दिल्ली में हुई है तो जो दिल्ली, क्योंकि बायर उसका दिल्ली में है तो दिल्ली को वो टैक्स मिलेगा। लेकिन जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है उसमें ऑपोजिट होता था। अगर गुजरात में कोई कार बनी है तो गुजरात को वो टैक्स मिलता था। क्लियर है? अब ये रिप्लेस हो गया है सेंट्रल सेल्स टैक्स किससे? आईजीएसटी से। आईजीएसटी क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। शुक्ला पाटोर रेहा मेखला ओमिया और गान ज्योति चढ़ाई कभी ओमिया उंगो नंबर कियोर हातुरी किरे पिंडा बोली कइसे कोबी है ओमिया। ठीक है? जान जुड़ी अब है बोली कइसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इन पे लगता था एक्साइज ड्यूटी एंड वेरियस सेस सरचार्ज, ये सब चीजें लगती थी। ठीक है? ये कंप्लीटली रिप्लेस हो चुका है सेंट्रल जीएसटी से। कर डोरी। ठीक है? लेकिन सेंट्रल जीएसटी मैंने बताया कि ये कंप्लीटली रिप्लेस हो चुका है बाय सेंट्रल जीएसटी, लेकिन एक्सेप्ट 5 हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स पर सेम ही चीज है जो पहले लगती थी, जैसे पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, एविएशन टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस।
দেৱভূমি বুলি কবিয়ে কোন কোন ঠাইৰ কথা কৈছে দেশভূমি বুলি ভাৰতৰ কথা কৈছে কবিয়ে অসমীয়া আয়ে কিহৰ হাত পিন্ধা বুলি কৈছে इससे रिलेटेड एक्ट है सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। सर हमना 3 नंबर करने मुझे वैसे बेटा बंद हो गया वैसे ये रिप्लेस कर दिया गया है 14% CGST से। इसके बाद यूनियन इस पे जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगाती है। नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी भी लगाती है। नेशनल कैलेमिटी ड्यूटी भी लगाती है। ये जो मैंने आप लोगों को बताया नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, इसका जो पैसा है वो पब्लिक अकाउंट में जाता है, वहां से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में जाता है, जो कि सेटअप हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, होइसे ना होना मुखस्त करो 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 लास्ट আছে একটা हां একটা আছে करो बजट 2023 में जो ये नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी है ये सिगरेट पे बढ़ा दी गई थी। 2023 माने 2023 सो माने माजे माजे क्लासे की কয় 2025 2024 इतना क्लियर है माने की बुझिस तोरा 1994 की बुझिस इटाই तोरा তাহলে পর মুখস্থ হইছে ধরি কম after a hill I will circle back I will be the greatest center the sun I will touch तो जीएसटी से क्या क्या रिप्लेस नहीं हुआ है वो है डायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स, एक्साइज ऑन 5 हाइड्रोकार्बन जो हमने लिखा अभी, टोबैको, लिकर, ठीक है, और रिप्लेस बाय जीएसटी एक्साइज ऑन अल्कोहल यूज्ड इन जैसे अल्कोहल जिसमें जैसे डिटॉल में यूज होता है, सैनिटाइजर में यूज होता है, वो रिप्लेस हो गया जीएसटी से। सेंट्रल सेल्स टैक्स रिप्लेस हो गया है, सर्विस टैक्स लगता था पहले वो रिप्लेस हो गया है, एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स वो भी रिप्लेस हो गया है जीएसटी से। ठीक है, जिस भी ईयर आप अटेम्प्ट देंगे उस ईयर और उससे पहले वाले ईयर का आप लोग किससे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट का वो जरूर चेक करके जाएंगे, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। जैसे जो लास्ट ईयर है इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा पैसे आए थे, टैक्स मतलब आया था, फिर जीएसटी से, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर एक्साइज ड्यूटी, फिर कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो लगती है लास्ट में वो था। ठीक है, तो ये सीक्वेंस था, जिस भी ईयर अटेम्प्ट देंगे, नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर का, और इस ईयर का, इस ईयर दे रहे हैं तो इस ईयर का, और इससे पहले वाले ईयर का चेक करके जाएंगे। কি হইছে এটা এরকম হবে इतना लिख लिया सबने। स्टेट के कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो सबस्यूम हुए हैं আজকে আমি পাঁচটা অবধি খালি পড়াবো তো एसटी एसटी में। কালকে যে 6টা কইছে না, কালকে 6টা শুরু হয়েছে। एक और पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि सेंट्रल सेल्स टैक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभी, কারণ क्या था उसमें?
ओरिजिन बेस्ड। अब होता क्या है, कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है उनको पहले बेनिफिट हो रहा था, लेकिन बायर्स दूसरे स्टेट में, ठीक है, उनको इतना, उन स्टेट्स को इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था। लेकिन जीएसटी के बाद जहाँ पे बायर हैं ज्यादा, उनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं उनको कम हो रहा है। तो जीएसटी के बाद गवर्नमेंट कंपनसेट करती है उन स्टेट्स को जो ओरिजिन बेस्ड स्टेट जो है ना, जैसे मैंने गुजरात और दिल्ली का एग्जांपल लिया था। अगर दिल्ली में बायर है तो दिल्ली को वो मिलेगा टैक्स जीएसटी, लेकिन गवर्नमेंट कंपनसेट किसको करेगी? गुजरात को। आराम से ऐसे जमीन नील, ठीक है। ওরে একটা সাগর দেখে আসি আজকে যে সামনে নদী আমরা দেখছি তো, ওই যে ওই দিক দূরে আছে। আরে ওইটা না তো সবার থেকে বড় নদী এটা, সাগর সাগর। पहले लगता था एडवर्टीजमेंट टैक्स ऑन होर्डिंग्स एंड बैनर्स, जिसपे अब जीएसटी लगता है। मतलब जो अब जीएसटी में जो सबसुम हो गए, এখন কি করব? ঢুকে চিকা চিকা ঢুকে চিকা করো। लॉटरी एंड गैम्बलिंग टैक्स, ये भी जीएसटी लगती है अब इस पे। एंटरटेनमेंट टैक्स, স্যার আমি বাড়ি যাব। इसको भी जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है। 5টা বাজে এখন হবো। लग्जरी टैक्स আমি যাই। ऑन होटल्स, स्पा, ये सब जो भी लेते थे उस पे भी जीएसटी लगता है। ও স্যার আমার হইছে, আমি যাই স্যার। নারু লিখুন কোনটা হইছে? হইছে परचेज टैक्स, নতুন খাতা কেন দিল? जो व्हीकल्स, बोट्स, एनिमल्स, इनकी परचेज पे लगता था, उस पे भी अब जीएसटी लगता है। আচ্ছা একদম চোখ লাগাবি না। হ্যাঁ কি তোর খাতা ওকে কি স্যার আমি যাই? তোর কোনো পড়াই হয় নাই? স্যার আমি তো দিছি। কবিতাটা ধরো না, তুমি তো বাহ। কইলেই না কি করব। जीरो रेटेड नील रेटेड तो मैंने आप लोगों को बता दिया था ना। আমাদের কালি সবগুলো বলে নাই, তবে কোন রেখে দিই মানুষে দেখা মুদে। দেখো, আমার দেশ মুকুট মুরহ হিমালয় গিরিয়া ছয় ঋতু আহি হালকুল করি বিন্দায় উপহার পাটকায় মেলে কলা চুলিটারি অরুণ উদয়টার লুইকে পকালি চরণ দুকনি দিয়া রিয়া পিন্দা। আছে ऑनलाइन गेम्स पे जीएसटी लगता है 28%। সবাই গেল তুইও চল। স্যার আমি যাই না তুই থাক। স্যার চেয়ার নিয়ে উঠেলো, তাহলে যাবো না মানে? স্যার যেমন কো ঘুরা আইসা বসা একদম অবস্থা দিল। इसमें एक बात ये भी चली थी, जैसे चेस है वो तो एक स्किल है, गेम ऑफ स्किल है, वो कोई लॉटरी वगैरह कुछ नहीं है, तो उस पर इतना % जीएसटी नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का जीएसटी काउंसिल ने उस पर कहा कि नहीं, कोई भी गेम हो, फर्क नहीं पड़ता कि वो स्किल बेस्ड है या लॉटरी बेस्ड है या कैसे, सब पे 28% जीएसटी लगेगा। ऑनलाइन गेमिंग, অনলাইন গেমিং সোমবার থেকে तो सपोज कोई पर्सन गेम में एक एंट्री फी पे कर रहा है 100 रुपीज की, तो उस पे 28% जीएसटी लगेगा, ना कि जो वो जीत रहा है उस पे। तो काइंड ऑफ एंट्री फी आप समझ लीजिए इसे। तो ऑन एंट्री बेट्स, नॉट ऑन विनिंग्स। আচ্ছা আচ্ছা ठीक है, ওই तो मैंने 100 रुपीज का एग्जाम्पल दिया। अगर वो 100 रुपीज पे कर रहा है, क्या हो गया, एंट्री फी होगी, उस पे कितना लग रहा है? 28% जीएसटी लग रहा है। क्या इस पे इनकम टैक्स लग रहा है? नहीं लग रहा है।
सपोज वो जीत गया, उसने 10,000 रुपीज जीते, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन इस पे 30% टीडीएस लगेगा विनिंग पे, जो बाद में एडजस्ट कर दिया जाएगा इनकम टैक्स से। अगर 10,000 रुपीज जीते हैं, लेकिन उसने वो 10,000 रुपीज दोबारा से गेम में लगा दिए, बैटिंग में लगा दिए, तो उस पे जीएसटी या इनकम टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो विड्रॉ करता है तो लगेगा। ठीक है, कोई एक चलो अमूल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अमूल है, वो अगर लूज दूध बिना किसी पैकेट के, बिना किसी ब्रांड के दूध को बेचे, तो उस पर जीएसटी नहीं भी लग सकता, कम भी लग सकता है, ठीक है। और अगर वो ब्रांड, उसको ब्रांड का अपना लोगो लगा के पैकेट में सेल करे, तो उस पर ज्यादा जीएसटी लगेगा। उसमें भी कुछ वो और चीजें एडिशनल ऐड कर दे, इससे ये बेनिफिट होगा, ये होगा, ये होगा, तो उस पर और ज्यादा जीएसटी लगेगा। क्यों? वो एक तरीके की लग्जरी हो गई, ठीक है। तो ब्रांड का भी एक फर्क पड़ता है कि ब्रांड है या अनब्रांडेड है। मैम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे क्या प्लीज? अब तो 5-7 ही हुए हैं, बस 2 मिनट। 1 मिनट बस, मैं देख लूं कितना बचा है, कि ये टॉपिक खत्म करवाना है बस, फिर हम 1 घंटे का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। हम 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं। आप लोग 6 बजे ज्वाइन कर लेना, मतलब 6-5, 6-7 तक भी चल जाएगा, बट 6 बजे का मान के चलते हैं, अभी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।